जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम सब लोग इस वीडियो में पौधों में जनन की प्रक्रिया के बारे में चर्चा करने वाले हैं। अच्छा, जो पौधों में जनन की प्रक्रिया होती है यह पौधों के फूलों में होती है, यानी कह सकते हैं फूल जो होता है किसी भी पौधे का मुख्य जनन अंग होता है। जो फूल से संबंधित एक वीडियो हम बना चुके हैं, उसमें फूल के बारे में समझ उसके क्या पार्ट होते हैं, उसके पार्ट के सभी क्या क्या क्रियाएं होती हैं, इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, आप लोग उसको जाकर देख लीजिएगा। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप लोग वहां जाकर उसको अच्छे से डिटेल से देखिएगा, फिर ये टॉपिक आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग देखेंगे पौधों में जनन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होता है। ठीक है, तो अच्छा, इसको समझने से पहले आइए हम लोग समझ लेते हैं जनन क्या होता है, यानी जनन की प्रक्रिया क्या होती है, कैसे होती है, कितने प्रकार से होती है, इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। फिर उसके बाद देख लेंगे पौधों में जनन कैसे होता है। ठीक है, तो जनन किसे कहते हैं? तो जनन की प्रक्रिया कहेंगे किसी भी प्रजाति में नए संतान की उत्पत्ति ही क्या कहलाती है? जनन की क्रिया कहलाती है। जैसे मान लेते हैं हम इंसानों में क्या होते हैं, नए संतान की उत्पत्ति होती है कि नहीं, तो वही जो नए संतान की उत्पत्ति होती है वही क्रिया क्या कहलाती है? जनन कहलाती है। यानी कह सकते हैं किसी भी जीव जंतु के नए संतान की उत्पत्ति ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। अब जनन की जो प्रक्रिया होती है ये दो प्रकार से होती है। दो प्रकार से होने का मतलब क्या होता है? एक को कहते हैं लैंगिक जनन, दूसरे को कहते हैं अलैंगिक जनन। लैंगिक जनन का मतलब क्या होता है? जिस जनन की प्रक्रिया में नर और मादा दोनों की आवश्यकता होती है। अच्छा, दोनों को क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। यानी कह सकते हैं जिस जनन की प्रक्रिया में दो जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो कहेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक के द्वारा ही जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन किसमें होता है? जैसे बड़े जीव होते हैं, मान लेते हैं हम इंसान में ही होंगे, जानवर में ही होंगे। ठीक है, जो बड़े जीव होते हैं उनमें जो जनन की प्रक्रिया होती है कैसी होती है? लैंगिक जनन होती है, क्योंकि उनमें नए संतान की उत्पत्ति के लिए दो जनकों की आवश्यकता होती है, यानी नर और मादे की आवश्यकता होती है। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है यह सूक्ष्म जीवों में होता है। सूक्ष्म जीवों में क्या होते हैं? इनमें एक ही जनक होते हैं, उन्हीं से क्या होता है, बस कह सकते हैं फोटोकॉपी के रूप में एक नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। ठीक है, तो यही क्या होता है? नया, इसी को कहते हैं अलैंगिक जनन कहते हैं। इसमें केवल एक जनक के द्वारा ही नए संतान की उत्पत्ति हो जाती है। तो लैंगिक जनन किसे कहेंगे? कहेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें दो जनकों की आवश्यकता होती है उसे लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन किसे कहते हैं? तो कहेंगे जनन की वह प्रक्रिया जिसमें केवल एक जनक की आवश्यकता होती है उसे अलैंगिक जनन कहा जाता है। लैंगिक जनन बड़े जीवों में होता है, अलैंगिक जनन छोटे जीवों में होता है, यानी सूक्ष्म जीवों में होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब आइए देख लेते हैं ये जनन की प्रक्रिया होती क्या है, कैसे होती है। जनन की प्रक्रिया में क्या होता है? शुक्राणु होता है और क्या होता है? अंडाणु होता है। शुक्राणु को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्पर्म कहते हैं। अंडाणु को क्या कहते हैं? ओवम कहते हैं। ठीक है, ये शुक्राणु कहाँ पाया जाता है? तो नर में पाया जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? नर युग्मक कहते हैं। ठीक है, या कहते हैं मेल गैमेट कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? ऐसे अंडाणु कहाँ पाया जाता है? तो अंडाणु मादा में होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? मादा युग्मक कहा जाता है। और क्या कहते हैं, या इसको इंग्लिश में कह सकते हैं फीमेल गैमेट कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो शुक्राणु और अंडाणु जब आपस में मिलते हैं, मिलने की क्रिया को ही क्या कहते हैं? निषेचन कहा जाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगर कोई पूछे निषेचन की प्रक्रिया कब होती है तो क्या कहेंगे? कहेंगे शुक्राणु तथा अंडाणु, या कह सकते हैं नर युग्मक तथा मादा युग्मक आपस में मिलना ही क्या कहलाता है? निषेचन कहलाता है, यानी फर्टिलाइजेशन कहलाता है। ठीक है, और जब फर्टिलाइजेशन होगा यानी निषेचन की प्रक्रिया होगी तो क्या बनाते हैं? युग्मनज बनाते हैं। युग्मनज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। ठीक है, यानी कह सकते हैं जब स्पर्म और ओवम मिलता है तो क्या बनता है? जाइगोट बनता है। जाइगोट में फिर इसके बाद क्या होता है? इनमें विकास होता है, यानी कह सकते हैं कोश का विभाजन होता है। कोश का विभाजन होने के पश्चात यही जो जाइगोट है विकसित होकर किसमें विकसित हो जाता है? भ्रूण में विकसित हो जाता है, जिसे इंग्लिश में क्या कहते हैं? एम्ब्रॉय कहा जाता है। अब इसमें भी क्या होगा? कोश का विभाजन होगा, यानी इसमें विकास होगा। कोश का विभाजन होने के उपरांत क्या बनता है? शिशु यानी बेबी का निर्माण होता है। इस तरीके से शुक्राणु और अंडाणु मिलते हैं और क्या होती है? क्रियाएं होती है, उनमें विकास होता है। विकास होने के उपरांत हमको क्या प्राप्त हो जाता है? शिशु प्राप्त होता है, यानी एक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। बात समझ में आई? यानी शिशु प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो जनन में क्या क्या होते हैं? शुक्राणु और अंडाणु आपस में मिलते हैं, निषेचन की क्रिया होती है।
निषेचन की क्रिया के उपरांत क्या बनते हैं, यूमनस। यूमनस को क्या कहते हैं, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट बनाने के पश्चात इनमें क्या होता है, कोश का विभाजन होता है। कोश का विभाजन होने के बाद ये विकसित होते हैं और विकसित होकर क्या बनते हैं, भ्रूण यानी एम्ब्रॉय बनते हैं। फिर इनमें क्या होगा, विकास होगा यानी विकसित होंगे। ये विकसित होकर क्या बनाएंगे, शिशु। इस तरीके से एक जनन की प्रक्रिया पूर्ण होती है। शुक्राणु किसमें पाए जाते हैं, जीवित जो जीव होते हैं उनमें ही शुक्राणु पाए जाते हैं। पौधों में जो नर भाग में पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, उनमें पराग कण पाए जाते हैं। यानी शुक्राणु की जगह वहां पर क्या होंगे, पराग कण होंगे। और अंडाणु की जगह यानी मादा भाग में क्या पाए जाते हैं, अंडाणु ही पाए जाते हैं। तो मादा भाग में क्या होगा, अंडाणु होगा। ठीक है, बात समझ में आए कि नहीं। यहाँ परागकण हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा, अंडाणु हो जाएगा, मिलेंगे, निषेचन कहलाएगा। निषेचन के उपरांत क्या बनाएंगे, जाइगोट बनाएंगे, यूमेनस बनाएंगे। उसके बाद धीरे धीरे विकास होगा तो लास्ट में हमको क्या मिल जाएगा, बीज या फल की उत्पत्ति होगी। बात समझ में आए कि नहीं। इस तरीके से पौधों में जनन की प्रक्रिया चलती है। आइए हम लोग यहाँ चित्र के माध्यम से परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, परागण कितने प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में यहाँ समझते हैं। ठीक है। अच्छा, इसके पहले वाले वीडियो में हमने फूल के बारे में समस्त जानकारियां दे दिए थे आप लोगों को। ठीक है, क्या बताए थे, ये बताए थे जो बीच वाला भाग होता है ये क्या होता है, मादा भाग होता है, जिसे जयांग कहते हैं या स्त्री केसर कहा जाता है। और ये जो संरचना दिखती है तंतुनुमा संरचना और ऊपर से गोल सा होता है, उसमें कण पाए जाते हैं। इस समस्त संरचना को क्या कहते हैं, पुमंग कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं, पुंकेसर कहा जाता है। ठीक है, इसके बारे में आप लोग को डिटेल में इसके पहले वाले वीडियो में हमने बता दिया था। ये जो संरचना दिखाई देती है इसको क्या कहते हैं, पुमंग कहते हैं। पुमंग में क्या पाया जाता है, पराग कण पाए जाते हैं। और ये जो बीच में संरचना होती है, इस बीच वाली संरचना को क्या कहते हैं, जयांग कहते हैं। और इस जयांग के जो ऊपर वाला भाग होता है इसके क्या कहते हैं, वर्तिकाग्र कहा जाता है। ये कैसा होता है, तो श्लेष्मा युक्त होता है, ये कणों को चिपका लेता है। ठीक है, अब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, परागण की क्रिया में क्या होती है, ये जो पराग कोश में पराग कण पाए जाते हैं, ये पराग कण निकल कर कहां पर चले जाते हैं, तो वर्तिकाग्र पर चले जाते हैं। यानी पराग कण का पराग कोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण की क्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर पहुंचने के लिए ऐसा तो हो सकता है कभी कभी स्वयं पहुंच जाए, और कभी कभी क्या होता है कि किसी के माध्यम से पहुंचते हैं। तो अधिकतर यही होता है, पौधों में जो होते हैं किसी के माध्यम से ही परागण की क्रिया होती है। इसके बारे में अभी आगे डिटेल से हम चर्चा करेंगे। ठीक है, किसके माध्यम से क्या होता है, तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, क्या कहा जाता है, इसके बारे में आगे हम चर्चा कर लेंगे। ठीक है, यहाँ सिर्फ हमको क्या देखना है, परागण क्या होता है। परागण कैसे हो सकता है, तो कह सकते हैं पराग कोश से पराग कण का निकलकर वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, परागण की क्रिया कहलाती है। मान लेते हैं इस पर कोई कीट बैठा है, अब उसके पैर में ये जाकर पराग कण क्या हो गए, चिपक गए। अब चिपकने से फिर वो जाकर कहाँ पर बैठ गया, वर्तिकाग्र पर बैठ गया। वर्तिकाग्र पर बैठते ही क्या होगा, ये श्लेष्मा युक्त होता है ना, ये क्या करता है, उसकी कणों को चिपका लेता है। अब यहाँ से कण निकलकर यहाँ पहुंच गए और क्या किया, चिपका लिया। यही जो चिपका लिया, ये जो क्रिया पूर्ण हुई, इसी को क्रिया को कहते हैं परागण। अब परागण की क्रिया दो प्रकार से हो सकती है, या तो हो सकता है वो कीट उसी फूल के उमंग से बैठकर जयांग पे बैठा हो, या हो सकता है कि वो जो कीट था वो दूसरे फूल के पुमंग से बैठकर आया हो और दूसरे फूल के जयांग पर जाकर बैठ गया हो। यानी ये दूसरे पौधे के या दूसरे फूल के पुमंग का यानी पराग कण निकलकर कहां पर गया है, जयांग के वर्तिकाग्र पर गया है। तो इसके आधार पर हम लोग परागण की क्रिया को दो भागों में बांट देते हैं। एक को कहते हैं स्वपरागण और दूसरे को कहा जाता है परपरागण। अब स्वपरागण क्या होता है, परपरागण क्या होता है, आइए इसके बारे में समझ लेते हैं। तो स्वपरागण किसे कहते हैं, तो ध्यान से देखिएगा, समझ में आएगा। ये चित्र यहाँ बनाया है ना, आप ध्यान से इसको देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, ये क्या है, मान लेते हैं ये कोई पौधा है, पौधे में ये सब क्या लगे होंगे, फूल। फूल ही तो होते हैं, पौधे के मुख्य जनन अंग क्या होते हैं, फूल ही होते हैं। अच्छा, कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें ये जयांग और पुमंग दोनों एक ही में पाए जाते हैं, और कुछ फूल ऐसे होते हैं जिनमें ये अलग अलग पाया जाता है। जैसे मान लेते हैं एक फूल में पुमंग हो गया, दूसरे फूल में जयांग हो गया। ठीक है, और यह हो सकता है कि एक ही में पुमंग हो, एक ही में जयांग हो। बात समझ में आए कि नहीं। फूल भी दो तरीके से होते हैं। यहाँ हमने क्या लिया है, मान लेते हैं ये सभी फूल क्या है, इनमें पुमंग और जयांग दोनों एक ही में है। बात समझ में आया कि नहीं। मान लेते हैं ये कोई पौधा है, इसमें फूल लगा हुआ है, इसमें क्या है, पराग कण है। अब किसी फूल के पराग कण निकलकर उसी फूल के यानी कहां से निकले हैं, पराग कोश यानी कह सकते हैं पुमंग से निकलकर कहां पर पहुंच गए हैं, उसी फूल के जयांग के वर्तिकाग्र पर पहुंच गए हैं। तो कह देंगे किसी पौधे के किसी फूल से पराग कण का निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंचना ही क्या कहलाता है, स्वपरागण कहलाता है। स्वपरागण और भी तरीके से होते हैं, कैसे होते हैं,
जैसे यहाँ कोई फूल है, पौधा एक ही है, उसमें 2 फूल लगे हुए हैं। पौधा क्या है, पौधा एक ही है, उसमें फूल कितने हैं, 2 फूल हैं। अगर एक ही फूल है, उसी के जयांग से यानी उसी के पुमंग से परागकण निकलकर उसी के जयांग पर चला गया है, यानी कह सकते हैं पराग कोश से परागकण निकलकर उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया है, तो इस क्रिया को स्वपरागण कहते हैं। स्वपरागण और भी होता है, जैसे एक ही पौधा है, उसमें 2 फूल लगे हुए हैं, तो एक फूल से निकलकर यानी एक फूल से परागकण निकलकर दूसरे फूल के वर्तिकाग्र यानी जयांग पर पहुंच गया है, तो इस क्रिया को भी क्या कहते हैं, स्वपरागण कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? तो स्वपरागण की अगर कोई परिभाषा पूछे तो क्या कहेंगे, कहेंगे यदि परागण की क्रिया एक ही फूल के अंदर होता है या एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच होता है, उसे ही स्वपरागण कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं? यहाँ देख लीजिए, जैसे एक ही फूल से निकला है यानी परागकण यहाँ से निकला है, उसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच गया है। और यहाँ दूसरा क्या चित्र दिखाई दे रहा है, दूसरा चित्र ये दिखाई दे रहा है, पौधा एक ही है, तो दूसरे फूल के परागकण निकलकर दूसरे उसी पौधे के दूसरे फूल के जयांग पर यानी वर्तिकाग्र पर पहुंच गया है। इन दोनों क्रियाओं को ही क्या कहते हैं, परागण यानी स्वपरागण कहा जाता है। और पर परागण क्या है, यहाँ 2 अलग अलग, अच्छा एक ही प्रजाति के हैं, जैसे मान लेते हैं ये अगर सरसों का पौधा है, ये भी सरसों का पौधा होगा, ये भी सरसों का पौधा होगा। और अगर कोई पूछे पर परागण की प्रक्रिया क्या होती है, तो परिभाषा में कहेंगे एक ही प्रजाति के 2 अलग अलग पौधों के अलग अलग फूलों के बीच होने वाली परागण की क्रिया को ही पर परागण कहा जाता है। जैसे यहाँ चित्र में दिखाया गया है, ये मान लेते हैं पहला पौधा है, ये दूसरा पौधा है, तो पहले पौधे से जो फूल लगा हुआ है यानी उसमें जो फूल लगा है, उस फूल से परागकण निकलकर दूसरे पौधे के किसी फूल के वर्तिकाग्र पर पहुंच जाना ही परागण की जो क्रिया होगी क्या कहलाएगी, पर परागण कहलाएगी। बात समझ में आया कि नहीं? तो परागण कितने प्रकार से होते हैं, परागण 2 प्रकार से होते हैं, एक स्वपरागण होता है, एक पर परागण होता है। स्वपरागण किसे कहते हैं, स्वपरागण की परिभाषा हम लोग कहेंगे यदि परागण की क्रिया एक ही पौधे के एक ही फूलों के बीच होती है या एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच होती है, तो उसे स्वपरागण कहते हैं। पर परागण किसे कहते हैं, तो कहेंगे समान प्रजाति के 2 पौधे हों और उनमें अलग अलग फूलों के बीच में यानी भिन्न भिन्न फूलों के बीच में परागण की क्रिया पूर्ण होती है, तो उसे ही पर परागण कहा जाता है। अब इसके उपरांत क्या होता है, निषेचन की क्रिया होती है। निषेचन कैसे होता है, ध्यान से देखिएगा। जैसे यहाँ से परागकण यानी परागकोश से परागकण निकलकर कहाँ पहुंच गया, वर्तिकाग्र पर पहुंच गया है। अब वर्तिकाग्र पर पहुंचने के बाद ये धीरे धीरे कहाँ जाएगा, यानी वर्तिका के रास्ते कहाँ उतर जाता है, अंडाशय में जाता है। ठीक, परागकण का वर्तिकाग्र से अंडाशय तक पहुंचने का जो मार्ग होता है उसे क्या कहते हैं, वर्तिका कहा जाता है। यानी ये वर्तिकाग्र है और वर्तिकाग्र से जब परागकण नीचे उतरेंगे किस रास्ते से उतरते हैं, वर्तिका के रास्ते उतरते हैं। यहाँ पर एक नलिका बन जाती है, उस नलिका को क्या कहते हैं, पराग नलिका कहा जाता है। अब यहाँ से केवल 2 ही ऐसे परागकण होंगे जो नीचे उतरेंगे, जाएंगे कहाँ पर, यानी कह सकते हैं नीचे जाएंगे, कहाँ पर जाएंगे, अंडाशय में जाएंगे। किस रास्ते से जाएंगे, पराग नलिका के रास्ते से जाएंगे। ये पराग नलिका बनती कहाँ है, तो वर्तिका में बनती है। ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से परागकण उतरेगा, कितने परागकण जाएंगे नीचे, केवल 2 ही परागकण नीचे जाएंगे। अब ये दोनों कण कहाँ प्रवेश करेंगे, तो अंडाशय में प्रवेश करेंगे। अंडाशय में प्रवेश करने की क्रिया को ही क्या कहते हैं, निषेचन कहा जाता है। और अभी हम लोग पढ़ के आए हैं निषेचन की क्रिया के उपरांत क्या होता है, जाइगोट बनते हैं। जाइगोट में विभाजन होता है, यानी इसको कोशिकाओं में विभाजन होता है, क्या बनाता है, भ्रूण, और भ्रूण बनाने के बाद क्या बनाएगा, बीज बनाएगा। बात समझ में आया कि नहीं है? यानी कह सकते हैं परागकण का अंडाशय में पहुंचना ही निषेचन की क्रिया कहलाती है। निषेचन की क्रिया के उपरांत क्या बनते हैं, युग्मनज बनते हैं। अब इसमें होता क्या है, ध्यान से समझिए। अब ये परागकण, दोनों परागकण कहाँ जाएंगे, नीचे। तो एक परागकण यानी एक अंडाणु से जुड़ेगा, क्या बना देगा, फल या बीज बनाता है। क्या बनाता है, फल या बीज बनाता है। अब दूसरा जो अंडाशय आएगा यह जुड़ेगा कैसे, ये 3 के समूह में बनाता है। ये क्या बना देता है, इसको बनाता है भ्रूणपोष कहते हैं। ये इसके ऊपर का कवर बना देता है, जिसे भ्रूणपोष कहा जाता है। तो फल में हमको क्या देखने को मिलता है, फल में हमको बीज देखने को मिलता है। और क्या होता है, उसके ऊपर क्या होती है, मांसल संरचना होती है। तो ये जो मांसल संरचना यानी कवर होता है, ऊपर का जो कवर, कोई भी बीज देखते हैं उसके ऊपर का एक कवर होता है कि नहीं, उसी को भ्रूणपोष कहा जाता है। तो भ्रूणपोष के निर्माण में क्या होते हैं, 2 अंडाणु होते हैं, एक परागकण होता है। और जो भ्रूण का निर्माण करते हैं यानी कह सकते हैं जो बीज का निर्माण करते हैं, उनमें क्या होता है, एक अंडाणु होता है और एक परागकण होते हैं। तो एक अंडाणु और एक परागकण
भ्रूण यानी बीज के निर्माण में भाग लेते हैं और उसके ऊपर का जो लेयर बनाते हैं यानी सुरक्षात्मक कवच बनाते हैं यानी भ्रूणपोष बनाते हैं, उसमें क्या होता है, एक परागकण होते हैं तथा 2 अंडाणु मिलकर बनाते हैं। बात समझ में आएगी नहीं? अब इसके ऊपर जैसे देखिए ये बीज का निर्माण होगा, इसके ऊपर एक कवर बन जाएगा यानी एक लेयर बन जाता है, उसको जो सुरक्षा प्रदान करता है। अच्छा, उसी को क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहा जाता है। यह भ्रूणपोष करता क्या है, तो ये जो बीज है उस बीज को क्या करता है, पोषक तत्वों को पूर्ति करता है यानी सुरक्षा प्रदान करेगा और उसको भोजन भी प्रदान करेगा। बात समझ में आया कि नहीं? अब ये धीरे धीरे क्या होगा, ये फल का निर्माण कर लेता है। अच्छा, कहीं कहीं फल में क्या होते हैं, ये जो बाहर के आवरण दिख रहे हैं ये टूट जाते हैं और कहीं किसी किसी फल में क्या होते हैं, ये सब जुड़कर फल का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये फलों की कैटेगरी के आधार पर अलग अलग होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग फल वाले टॉपिक पे समझ लेंगे। ठीक है, तो निषेचन क्या होता है, परागण क्या होता है, ये बात आपको समझ में आया कि नहीं? स्वपरागण को क्या कहते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन कहते हैं। पर परागण को क्या कहते हैं, क्रॉस पॉलिनेशन कहा जाता है। इन दोनों में अगर कोई पूछे अंतर क्या होता है, तो कोई कौन सा बढ़िया है कौन सा खराब है, तो कहेंगे जैसे देखिए स्वपरागण में क्या होता है, इसमें एक ही फूल में होता है या एक ही पौधे के 2 फूलों के बीच में होता है। इनमें कोई नई प्रजाति देखने को हमको नहीं मिलेगी, यानी कह सकते हैं कोई अच्छी क्वालिटी देखने को नहीं मिलेगा। जैसा पौधा होगा उसी तरीके से अगली आने वाली जनरेशन होगी। लेकिन यही अगर 2 अलग अलग पौधे होंगे तो उसमें क्या हो सकता है कोई पौधा अच्छा हो तो जो नया जनरेशन आएगा उसके आने वाली जो क्वालिटी होगी उसके अंदर वो भी कैसा होगा, अच्छा होगा। यानी कह सकते हैं स्वपरागण अच्छा नहीं होता है और पर परागण बहुत ही अच्छा होता है। पर इन दोनों के भी फायदे हैं। दोनों के फायदे कैसे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के क्या फायदे होते हैं, सेल्फ पॉलिनेशन के ये फायदे होते हैं कि अगर मान लेते हैं कोई पौधा हमको बढ़िया पौधा मिल गया है, उसमें फल जो लगते हैं बढ़िया फल लगते हैं, हम चाहते हैं कि ये आने वाली इसकी जो पीढ़ी हो इसी गुड़ का हो, तो उसमें क्या कराना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन ही कराना पड़ेगा ताकि उसमें जो आने वाला जनरेशन हो ये सेम क्वालिटी का हो। बात समझ में आया कि नहीं? यानी हम मान लेते हैं कोई फूल है बहुत ही सुंदर है, देखने में आकर्षक है, हमको ये चाहिए कि यही फूल हमेशा बढ़ता चला जाए यानी यही प्रजाति यही क्वालिटी यानी इसके संतान में भी हो, तो उसमें क्या कराना पड़ेगा, सेल्फ पॉलिनेशन कराना पड़ेगा। बट अगर हम चाहते हैं कोई पौधा या कोई फूल हो कोई फल ही हो कि इससे बेटर हमको देखने को मिल जाए, अच्छा जिसको संकरण कहा जाता है। संकरण में क्या होते हैं, यही होते हैं ना, 2 अलग अलग गुण यानी जीन मिलाए जाते हैं, अलग अलग गुण के जीन मिलाए जाते हैं और क्या बनाते हैं, एक नए गुण के यानी नए बढ़िया संकरण बीज उत्पन्न किए जाते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन सा परागण कराया जाता है, तो उनमें क्रॉस पॉलिनेशन कराया जाता है। यानी कौन सा परागण होता है, पर परागण होता है। बात समझ में आया कि नहीं? अब इसमें क्या होता है, जब अलग अलग होंगे तो इनमें अलग अलग क्वालिटी होगी, नई आने वाली प्रजाति में अच्छी क्वालिटी देखने को मिलेगी। ठीक है, यानी जो पहले वाली क्वालिटी थी, जो उसके पित्र में क्वालिटी थी, उसके संतान में वो क्वालिटी क्या होगी, उससे बढ़कर होगी। तो इसलिए क्रॉस पॉलिनेशन जो होता है ये बेटर होता है। किससे बेटर होता है, सेल्फ पॉलिनेशन से बेटर होता है। बात समझ में आए कि नहीं? इनमें भी अंतर पूछा जाता है, स्वपरागण पर परागण में, और परागण और निषेचन में भी अंतर पूछा जाता है। बोर्ड एग्जाम में ये पूछा जाता है, तो इसको भी समझ लेते हैं। स्वपरागण क्या होता है, यह एक ही पौधे के एक ही फूल या 2 अलग अलग फूलों के बीच होता है। पर परागण कहाँ पर होता है, 2 भिन्न भिन्न पौधों के भिन्न भिन्न फूलों के बीच होता है। स्वपरागण की क्रिया में क्या होती है, अच्छा स्वपरागण की क्रिया में किसी बाहर से किसी साधन की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें ये स्वयं हो जाता है। लेकिन पर परागण की क्रिया में क्या होते हैं, बाहर से किसी साधन की आवश्यकता होती है, यानी जैसे कीट हो गए, जीव हो गए, पानी हो गया, हवा हो गया, बाहर से किसी न किसी अन्य साधन की आवश्यकता यानी किसी आधार की आवश्यकता होती है। स्वपरागण की क्रिया में क्या होता है कि जो गुण उसके संतान यानी जो गुण उसके पैतृक में होंगे वही गुण उसके संतान में भी होंगे। पर परागण में ये जरूरी नहीं है कि जो उसके पैतृक में गुण है वही गुण उसके संतान में भी देखने को मिले, यानी इसमें बेटर होता है उससे। बात समझ में आया कि नहीं? अच्छा भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है। अगर ये पूछा जाए परागण और निषेचन में क्या अंतर होता है, इसके बारे में भी समझ लेते हैं। परागण और निषेचन में अंतर क्या होता है, अगर देखेंगे परागण की क्रिया किसमें होती है, तो परागण की क्रिया वर्तिका में होती है और निषेचन की क्रिया कहाँ पर होती है, निषेचन की क्रिया अंडाणु में होती है। परागण की क्रिया में परिभाषा से ही कह सकते हैं, परागण की क्रिया में होता क्या है, परागकण वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो परागण कहलाता है, और निषेचन की क्रिया में क्या होते हैं, परागकण अंडाणु में पहुंचते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो और ये परागण जो होता है ये पहले होता है और निषेचन क्या होता है, परागण की क्रिया के बाद होते हैं। ऐसे बहुत सारे अंतर इन दोनों में हम लिख सकते हैं। यहाँ पर परागण की कई विधियां, आइए इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो सबसे पहला वाला क्या है, वायु परागण। वायु परागण किसे कहते हैं, यानी परागण की क्रिया यदि वायु के द्वारा हो रही है तो उसे क्या कहते हैं, वायु परागण कहा जाता है।
इंग्लिश में क्या कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पक्षी परागण। पक्षी परागण किसे कहते हैं, इन पक्षी परागण उसे कहेंगे जिनमें परागण की क्रिया किसके द्वारा होती है, पक्षी के द्वारा होती है, उसे पक्षी परागण कहा जाता है। इसको और भाषा में क्या कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऑर्निथोफिली कहा जाता है, ठीक है। और क्या, अगर परागण की क्रिया कीट के द्वारा होती है, कीट पतंगों के द्वारा होती है, जैसे कीटों में क्या हो गए सबसे ज्यादा अधिक, देखिए सबसे ज्यादा जो परागण की क्रिया होती है कीट में मधुमक्खी के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो अगर मधुमक्खी के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया हो रही है, तो उसे क्या कहते हैं, एंटीमोफिली कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीमोफिली कहा जाता है। अगर परागण की क्रिया जल के द्वारा, जल के अंदर हो रही है, यानी जल से हो रहा है और जल के अंदर हो रहा है, तो उसे हाइड्रोफिली कहते हैं। अगर वही परागण की क्रिया जल के सतह पर हो रहा है तो उसे क्या कहते हैं, इपी हाइड्रोफिली कहा जाता है। बात समझ में आया कि नहीं। अब ये जीव परागण क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कोई बड़ा सा फूल है और बड़े जीवों के द्वारा, बड़ा सा फूल है या बड़ा सा पौधा है, उसमें बड़े जीवों के द्वारा परागण की क्रिया अगर होती है तो उसे क्या कहते हैं, उसे जूफिली कहा जाता है, यानी जीव परागण कहते हैं। बात समझ में आएगी। ऐसे यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग साधन के द्वारा, यानी देख सकते हैं पर परागण के अलग अलग साधन के आधार पर कई विधियों में बांटा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में क्या क्या देखे, स्वपरागण क्या होता है, पर परागण क्या होता है, निषेचन क्या होता है, ये सभी क्रियाएं फूल में कहाँ किस भाग पर होते हैं, और इनमें पर परागण की जो विधियां होती हैं, पर परागण की विधियों के आधार पर ये कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी ये साधन के आधार पर कितने प्रकार में बांटे जाते हैं, इन सभी के बारे में एक एक करके हमने चर्चा कर लिए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।